फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यूनिट 2 के क्विक शॉट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर सिलेबस देख सकते हैं। आपको पीडीएफ जो डाउनलोड करेंगे उसके अंदर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी मिलेंगे, जिससे आपको ये पूरी यूनिट रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि अप्लाइड सिग्नल को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करती है। जैसे कि सिग्नल जो होता है उसको हम हाई से लो या फिर लो से हाई की तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि ट्रांजिस्टर दो टर्म से बना है, ट्रांसफ़र प्लस रजिस्टर। इसको बाइपोलर डिवाइस बोला जाता है इसकी वजह से, क्योंकि इसमें जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है वो डिपेंड करता है माइनॉरिटी एज वेल एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के ऊपर। इसके स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन है बीजेटी यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर पीएनपी और एनपीएन होते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमें पढ़ना होता है। इसके भी टाइप्स होते हैं एन चैनल, पी चैनल, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे। आप जब भी डायग्राम बनाएं, नीचे वाले जो डायग्राम्स आपको दिए गए हैं एरो के टर्म्स में, उसके अंदर जब भी आप करंट को शो करें वो हमेशा एमीटर के टर्म्स में शो करें। जब आप पीएनपी बनाएं तो उसे एमीटर से लेकर के बेस की तरफ बनाएं, क्योंकि ये पीएनपी है, और एनपीएन के अंदर आप इसे एमीटर की तरफ दिखाएं। एरिया प्रोफाइल की बात करें तो सीईबी यानी सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन बी, और डोपिंग प्रोफाइल की बात करें तो ई ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी। अब हम लोग एमिटर के बारे में समझ लेते हैं। एमिटर के अंदर बेसिकली हाईएस्ट डोपिंग होती है। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी, जिसकी वजह से हम उसके प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, कैरियर्स जो होता है उनको बेस की तरफ सप्लाई करता है। एनपीएन के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, और पीएनपी के अंदर ये होल्स को सप्लाई करता है। बेस के टर्म्स में हम लोग बात करें तो बेस बेसिकली मिडिल पार्ट होता है। इसके अंदर लाइट डोपिंग होती है, और मोस्ट ऑफ द कैरियर जो होते हैं वो कलेक्टर की तरफ पास कर जाते हैं। कलेक्टर जो होता है वो उसके अंदर बेसिकली जो डोपिंग होती है वो भी हैवी होती है देन दैट ऑफ द बेस, बट लेस देन दैट ऑफ द एमीटर। इसके अंदर ये जो डायग्राम आपको दिया गया है इसको आप याद कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना आपको पीडीएफ में इसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप इसे काफ़ी आसानी से याद कर पाएंगे। देखो, मोड ऑफ वर्किंग का जो नीचे वाला डायग्राम है वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा इजी लगता है। मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। अगर आपने पिछले वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको याद कर लिया होगा तो आपने देखा होगा एक्टिव मोड के अंदर जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर कोई भी होगा, वो दोनों एक फॉरवर्ड बायस्ड होगा और एक रिवर्स बायस्ड होगा। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो एनपी के बीच में होता है बेसिकली एमिटर बेस कलेक्टर, तो एमिटर और बेस के बीच के जो वोल्टेज का जंक्शन होता है उसको हम जेईबी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बेसिकली बेस और कलेक्टर के बीच का जो वोल्टेज सेक्शन होता है जो कि यहाँ पर J2 से दिखाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेसीबी। तो याद रखने वाली बात यह है कि एक्टिव मोड के अंदर दोनों में से एक जो जेईबी होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी कि J1 जो होगा वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और जेसीबी यानी कि J2 जो होगा वो रिवर्स बायस्ड होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि फॉरवर्ड बायस्ड का मतलब होता है कि जैसे हमने इन लिया है तो इन से ऐसे याद कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है और पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करना है। ये होता है फॉरवर्ड बायस्ड। और रिवर्स बायस्ड का मतलब होता है इसका उल्टा। जो पीछे कैरेक्टरिस्टिक टेबल दिया गया है उससे आप इसे काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं, और नीचे वाला डायग्राम आप काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं बजाय ऊपर वाले के। ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन, यहाँ पर बेसिकली बीजेटी को जब हम एक्टिव रीजन में वर्क कराते हैं तो जेईबी जो होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस्ड होना चाहिए, एंड जेसीबी जो होना चाहिए वो रिवर्स बायस्ड होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो, देखो एन और पी जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं डायग्राम के अंदर, तो बीच का जो सेक्शन है उसको हम लोग जेईबी बोलेंगे, और सेकंड जो सेक्शन होगा पी और एन के बीच में उसको हम लोग जेसीबी बोलेंगे। जो एन है उसको हमने बेसिकली क्या कनेक्ट कर रखा है, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रखा है। एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव, एन से नेगेटिव याद कर लो भाई, एन से नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर बेसिकली होगा क्या कि नेगेटिव टर्मिनल को हमने नेगेटिव सेक्शन से कनेक्ट कर रखा है, तो ऑब्वियसली रिपल्सन होगा। तो जब रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो लेफ्ट में आने की बजाय राइट में मूव करेंगे। और 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में करंट जो होती है वो फ्लो करती है। तो यहाँ पर आई जो है वो बेसिकली क्या कर रही है कि लेफ्टवर्ड्स डायग्राम में देख सकते हो मूव कर रही है। उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन्स बेस की तरफ जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स तो कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि तुम जानते ही होंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बेस के बेसिकली सेक्शन से नीचे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे तो करंट ऊपर। इसी तरीके से आईसी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स नीचे तो करंट ऊपर। अब स्टैंडर्ड केसीएल जब तुम लगाओगे तो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउट गोइंग करंट, ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन या कनेक्शन की बात करें तो ट्रांजिस्टर्स के अंदर तीन टर्मिनल्स होते हैं, एक एमिटर का टर्मिनल, एक बेस का टर्मिनल और एक
कलेक्टर का टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल से हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि हमें 4 टर्मिनल्स चाहिए कनेक्ट करने के लिए। तो हम करते क्या हैं कि ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है कि हम लोग 3 टर्मिनल से 4 कनेक्शंस को कैसे ऐड करेंगे, जिसके लिए हम लोग कॉमन बेस या फिर कॉमन एमिटर या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हैं। सबसे पहले कॉमन बेस की बात करें तो ये डायग्राम्स में से कोई एक डायग्राम आप बना देना। उसके बाद यहाँ पर अल्फ़ा जो होता है उसको हम लोग करंट गेन बोलते हैं, जो होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट होता है। स्टैंडर्ड चीज़ याद रखना कि जो भी कॉमन होगा उसे लीव कर देना है, बाकी हमें आई जो होगा उसको यहाँ पर यूज करना है एंड आई को यूज करना है। आई हमेशा आउटपुट के अंदर लिखा जाता है ऑलवेज, एंड जो आई बी होता है उसको हमेशा इनपुट के अंदर लिखते हैं। तो बचा आई जिसको कि कभी हम इनपुट कभी आउटपुट के टर्म्स में ले सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई सी अपॉन आई ई से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने आउटपुट लिखा है जो कि आई सी के बराबर है, अपॉन इनपुट जो कि हमने आई ई के बराबर लिखा है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि आई ई की जो वैल्यू होती है वो आई सी से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा जो होता है वो रेंज 0.9 से लेकर 0.99 तक हो सकता है। अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन करती है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई भी करंट गेन नहीं होता है। बीटा की बात करें बेसिकली कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो करंट गेन जो होता है मैंने जैसे बताया आईबी को आपको इनपुट के अंदर लेना है और आईसी को आपको आउटपुट के टर्म्स में लेना है। तो बीटा इज इक्वल टू आईसी अपॉन आईबी होता है। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि बेस हमेशा इनपुट साइड पर होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इस केस में बेसिकली आईसी जो होता है वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द आईबी होता है, जिसकी वजह से बीटा जो होता है वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1 होता है। अब हम लोग कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। याद रखें आपको डायग्राम्स बनाना है किन्हीं एक को। उसके बाद हम लोग गामा की बात करें तो इसके केस में जो गामा होता है उसकी वैल्यू होती है आई ई अपॉन आई बी। यहाँ पर जो आई ई होता है वो ग्रेटर होता है आई बी से, नोन है, जिसकी वजह से गामा जो होगा वो मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द 1 हो जाता है। इस केस में करंट गेन होता है, पर याद रखें वोल्टेज गेन नहीं होता है। रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू आई सी अपॉन आई ई होती है, जहाँ पर कि आई ई की जो वैल्यू होती है वो आई सी प्लस आई बी होती है, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर पुट किया है। फिर हमने सारे को आई बी से डिवाइड किया है। क्यों आई बी से डिवाइड किया है? क्योंकि हमें बीटा मिल जाए, जो कि ऊपर हमें मिल जा रहा है। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। हमें ये एक सबसे ईजी डेरिवेशन मिल रहा है अल्फ़ा और बीटा के बीच के रिलेशनशिप का। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है, नेमली गेट, सोर्स एंड ड्रेन। ये बेसिकली एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है जिसके अंदर करंट कंडक्शन जो होता है वो मेजॉरिटी कैरियर से होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स इन एन चैनल एफ ई टी एंड होल्स इन पी चैनल एफ ई टी। इसको हम लोग यूनिपोलर ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। हम लोग एन चैनल जेफेट की वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले जब वोल्टेज जो वीजीएस होता है अगर वो 0 होता है तो कोई भी वोल्टेज यानी कि अप्लाई नहीं किया जाता है। तो उसके केस में जो एन चैनल होता है वो खुला रहता है, यानी कि सोर्स और ड्रेन के बीच में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, जब हम एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे यानी कि वीजीएस की वैल्यू नेगेटिव कर देंगे, तो उसके केस में होगा क्या कि डिप्लीशन लेयर जो होती है, जो कि रेड डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, वो बढ़ने लगती है। और इसकी वजह से जो चैनल होता है, जो ट्रांसमिशन जिसके अक्रॉस इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, वो क्या होता है, घटने लगती है। यानी टाइम के साथ जो रेड डॉटेड लाइन होती हैं वो एक दूसरे को टच करने के लिए बढ़ती रहती हैं। तीसरे केस में जब वीजीएस की वैल्यू वीपी यानी कि पिंच ऑफ वोल्टेज के बराबर हो जाती है, वो एक फिक्स्ड वोल्टेज होता है। याद रखें पिंच ऑफ वोल्टेज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पिंच ऑफ वोल्टेज एक नेगेटिव वोल्टेज होता है, किसके केस में, एनपीएन के अंदर, और पीएनपी के अंदर ये पॉजिटिव वोल्टेज हो जाएगा, जिस पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसमिशन होता है यानी कि चैनल जो होता है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। इसको हम लोग पिंच ऑफ बोलते हैं। यहाँ पर बेसिकली आईडी की जो वैल्यू होती है वो 0 हो जाती है। पी चैनल का आप एक बार बना करके ज़रूर देखें, अगर नहीं बनता है तो आपको पीडीएफ के अंदर वो मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिकली मॉसफेट की, जो कि 2 मोड्स के अंदर वर्क करता है, डिप्लीशन और एनहांसमेंट। हम लोग बेसिकली एन चैनल के ही डिस्कशंस करेंगे और पी चैनल इसका एग्जैक्टली अपोजिट केवल डायग्राम के अंदर होगा, बाकी सारी वर्किंग एग्जैक्टली सेम होती है। सबसे पहले जब गेट वोल्टेज 0 होता है तो उसके केस में बेसिकली गेट वोल्टेज नहीं भी होने के बावजूद करंट फ्लो करता रहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं एन प्लस और एन प्लस यानी कि होल्स के बीच में एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक आपको लाइन दिखाई गई है, यानी कि उनके बीच में एक लिंकेज है। जब हम एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये हमारे चैनल को बेसिकली नैरो करता है, और ये वोल्टेज ज़्यादा नेगेटिव कर देंगे तो करंट जो होता है वो पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, जिसको कि हम लोग कट ऑफ मोड बोलते हैं। जब हम एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इन चैनल और चौड़ा होता जाता है, यानी कि वाइड होते जाता है, जिसमें करंट बढ़ता है और मॉसफेट जो होता है वो ज़्यादा करंट इसके अक्रॉस पास करने लगता है।
अब हम लोग दूसरे मॉस्फेट की मोड को बात कर लेते हैं, जो कि होता है एनहांसमेंट टाइप। इसके अंदर भी हम लोग एन चैनल की बात करें या पी चैनल, वर्किंग जो होता है वो नियरली सेम होता है, बस जो डायग्राम होता है उसके अंदर चेंज आ जाता है। इसके अंदर याद रखने वाली बात यह है कि इसमें कोई भी पहले से बना हुआ एन चैनल नहीं होता है, जिसकी वजह से जब तक हम करंट पास नहीं करेंगे तब तक बेसिकली गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया जाता है। यानी कि बेसिकली जब गेट वोल्टेज यानी कि वीजीएस की वैल्यू 0 होती है, तो उसके केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है, यानी आईडी की जो वैल्यू होती है वो 0 होता है। अब इसकी वजह से होगा क्या कि ड्रेन और सोर्स के बीच में कोई भी करंट नहीं जा सकता है, मतलब मॉसफेट जो होता है वो प्योरली ऑफ होता है। दूसरे केस की बात करें तो जब हम एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जब एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो बेसिकली सबस्ट्रेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, जिसकी वजह से एक नया एन चैनल बनने लगता है, यानी कि ये डिप्लीशन की तरफ बनने की कोशिश करने लगता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि हम गेट वोल्टेज को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही चैनल बड़ा होगा और करंट आईडी जो होगा वो ज़्यादा बहेगा। जब हम वोल्टेज गेट वोल्टेज जो होगा उसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस केस में होता क्या है कि वो जो चैनल होता है वो और ज़्यादा मजबूत होने लगता है, यानी कि इस केस में मॉस्फेट पूरी तरीके से ऑन हो जाता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू अ लॉट।